brought to you by Infinix. एक राज्य जहां 5 साल में 4 बार शपथ होती है और 3 मुख्यमंत्री आते हैं। एक राज्य जहां सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेती है और जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाती है वो लगातार आरोपों में घिरा रहता है। दक्षिण की जो शिकायत थी कि हिंदी पट्टी के चैनल वहां के बारे में बात नहीं करते, अकेले इस सूबे ने दूर कर दी। सांप्रदायिक तनाव नेशनल न्यूज, सीमा पर झगड़ा नेशनल न्यूज, सरकार पर 40% कमीशन खाने का आरोप नेशनल न्यूज। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जिसे 13 मई को मालूम चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है दोबारा। इसलिए आज की बड़ी खबर में पूरा फोकस रहेगा कर्नाटक पर। वहाँ के इतिहास, भूगोल और समाज की जानकारी आपको देंगे ताकि आप समझ सकें कि वहाँ की राजनीति में जो भूचाल नजर आ रहा है उसकी वजहें क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरा राज्य एक चरण में वोट डालेगा 10 मई को और नतीजे आएंगे 13 मई को। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल होगी। ये तो हुई बुनियादी जानकारी, बेसिक कैलेंडर। अब आपको कर्नाटक का मौजूदा हाल बताते हैं। यहाँ की विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 113। फिलहाल 117 सीटें भाजपा के पास हैं, 69 सीटें कांग्रेस के पास, 32 जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर के पास, 1 विधायक बसपा से है और 2 हैं निर्दलीय। ये कर्नाटक की 15वीं विधानसभा है और इसी विधानसभा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 बार मुख्यमंत्री को शपथ लेते देखा। 2018 में हुआ ड्रामा आपको याद ही होगा, छोटा रिकैप देते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 224 में से 104 सीटें मिली, कांग्रेस को मिली 80 और जेडीएस को 37। नतीजों का ऐलान होते होते ही साफ हो गया था कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए कांग्रेस जेडीएस साथ हो लिए, लेकिन येदियुरप्पा को शपथ दिला दी गई बीजेपी सरकार के। अब उनके पास विधायक तो थे नहीं और ना ही किसी फ्लोर मैनेजमेंट की उम्मीद थी। 6 दिन बाद सरकार गिर गई और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के मुख्यमंत्री बने एचडी कुमारस्वामी। कुमारस्वामी की सरकार चली 14 महीने, तभी अचानक सरकार के कुछ विधायकों का हृदय परिवर्तन हुआ। कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, लेकिन उनकी शिकायतों से हुआ कुछ नहीं। विधायकों ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उपचुनाव में भी वो जीते। जुलाई 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा सीएम बने, लेकिन 2 साल बाद भाजपा ने येदियुरप्पा से भी इस्तीफा ले लिया और मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। तो एक सूबे की राजनीति में इतना हेरफेर क्यों हो गया एक ही कार्यकाल में, ये समझने के लिए आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों पर गौर करना होगा कि पॉलिटिक्स तब कैसी थी। 2008 के विधानसभा चुनाव भाजपा ने सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ा, 110 जीती। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, 222 सीटों पर लड़ी, 80 पर जीती। इन दोनों के बाद थी जेडीएस, ये 219 सीटों पर लड़ी और 28 सीटें निकाल पाई। बसपा, सीपीआई, सीपीएम, एएमडीके ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीटें पार्टियां जीत नहीं पाई। पूर्ण बहुमत किसी को मिला नहीं। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं, जो किसी ने पार नहीं किया था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बहुमत के लिए केवल उसको जो 3 सीटें चाहिए थी, उन्होंने 6 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में किया और इतिहास रचा। कैसे? ये पहली बार था जब बीजेपी ने कर्नाटक या किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई हो। 2018 की तरह इस टर्म में भी 3 सीएम थे, बीएस येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टार। येदियुरप्पा का कार्यकाल विवादों से पटा रहा, पार्टी के अंदर भी बहुत विरोध था उनके खिलाफ। सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही बीजेपी ने विधानसभा में अपना दम बढ़ाने के लिए कथित तौर पर कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा, ऐसा दावा किया गया। करुणाकरा, सोमशेखरा और जनार्दन रेड्डी, जिन्हें राज्य में रेड्डी बंधु भी कहते हैं, उन्होंने येदियुरप्पा के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। बी श्रीरामुलु, बालचंद्र जरकीहोली के नेतृत्व वाला गुट और अनंत कुमार के नेतृत्व वाले पुराने भाजपाई भी येदियुरप्पा के खिलाफ ही थे और सीएम साहब पर अवैध खनन के आरोप भी लगे थे, जिनसे वैसे वो बाद में बरी हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से। आरोपों से छुट्टी मिली, लेकिन पीआर उनका बिगड़ गया। जुलाई 2011 में येदियुरप्पा को भूमि स्कैम मामले में नाम आने की वजह से इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन उनका रसूख कम हुआ नहीं, इसलिए जो सक्सेसर आया उनका, उसे भी उन्होंने ही चुना और उस नेता का नाम था डीवी सदानंद गौड़ा। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। भाजपा में जो येदियुरप्पा का विरोधी गुट था, उसकी पसंद थे जगदीश शेट्टार। उन्होंने गौड़ा को चुनौती दी और मुख्यमंत्री बनने के केवल 11 महीने बाद भाजपा आला कमान ने उनकी जगह जगदीश शेट्टार को सीएम बनाया।
इसमें एक दिलचस्प बात और है कि भले भाजपा 110 सीटें जीती हो और कांग्रेस 80, पर वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे रही थी। भाजपा को 33.86% वोट मिले थे और कांग्रेस को 34.76। फिर इन्हीं आंकड़ों के जरिए 2013 को चुनाव पलटता है। 2008 में 110 सीटें जीतने वाली भाजपा 40 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और 122 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा उसने पार किया और राज्य के सीएम बने सिद्धारमैया। 5 साल वही सीएम रहे। बीते चुनावों के मुकाबले जेडीएस का रिकॉर्ड भी कुछ सुधरा। जेडीएस विधानसभा में 28 से 40 सीटों पर आ गई और बसपा, सीपीआई, सीपीएम, एएमडीके का वही हाल रहा, 0 बटा सन्नाटा, जैसा कि पिछले इलेक्शन में भी था। अब यहाँ एक सवाल लाजमी है कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आप वो सुनिए। 2008 में इलेक्शन इस बेसिस पे हुए थे कि कुमार स्वामी और येडियुरप्पा के बीच में 2020 गवर्नमेंट की बात हुई थी। हम 20 महीना चलाएंगे, उसके बाद आप 20 महीना चलाएंगे। तो कुमार स्वामी ने देवेगौड़ा जी की बात मानकर येडियुरप्पा जी को सत्ता हस्तांतर करने में मना कर दिया। तो येडियुरप्पा जी गांव-गांव चले गए, बड़े कम्युनिटी के व्यक्ति थे, तो चले गए कि वचन भ्रष्ट कुमार स्वामी है, जो वचन दिया था उसका पालन नहीं हुआ। तो लोगों ने भरपूर प्रतिसाद दिया। 110 सीटें बीजेपी जीत के लाई थी 2008 में। 2013 में चुनाव किस बेसिस पे हुए थे? येडियुरप्पा जी ने अलग पार्टी बनाई थी बीजेपी से बाहर जाकर, केजेपी बनाई थी, कर्नाटक जनता पार्टी। तो बीजेपी में 3 वे स्प्लिट हुआ था। श्रीरामुलु जनार्दन रेड्डी अलग पार्टी बनाए थे, बीजेपी की पार्टी थी, येडियुरप्पा जी की पार्टी थी। तो 3 वे स्प्लिट में कांग्रेस जीत के आई थी। 2018 में किस बेसिस पे चुनाव हुए थे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और फिर एक बार मौका येडियुरप्पा जी को देना चाहिए, ऐसा एक चुनाव माहौल तैयार हुआ था। और सिद्धरामैया जी को एंटी हिंदू है, ऐसा एक बीजेपी ने एक माहौल तैयार किया था। कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ, बीजेपी 104 तक सिर्फ पहुंच पाई। इसके बाद आता है 2018 का चुनाव, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बता दिया था। लेकिन एक टेन्योर में 3 सीएम और 4 शपथ इस बार भी क्यों हुई? और बोमई आने के बावजूद जो ठहराव भाजपा चाह रही थी वो आया क्यों नहीं? अब ये आप विशेषज्ञों से सुनिए। देखा जाए तो कुमार स्वामी जब तक वो पावर में था, 1 साल में उसका खत्म हो गया था उसका चांस, और उसने जो इनिशिएट किए थे प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं हुए, और उतने मतलब जब तक वो इनिशिएट करता भी तब तक उसका 1 साल में उसका टेन्योर खत्म हुआ। फिर आए बीएस येडियुरप्पा। तो बीएस येडियुरप्पा जब सीएम बने, बहुत क्वेश्चंस, सवाल उठ रहे थे कि बीएस येडियुरप्पा सीएम रहेंगे ज्यादा दिन के लिए या हटेंगे। तो बीएस येडियुरप्पा वही उसी जंजल में फंस गए कि मुझे सीएम कुर्सी पे बैठना है, तो वो हर तरह के सपोर्ट वो ले रहे थे। वो 1 साल में जब तक वो सीएम रहे। फिर उसके बाद बोम्मई आए। तो बोम्मई जब आए, अब तक हमारे हिसाब से जो हमने देखा है, उतनी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पर कर्नाटका में हुई नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्नाटका में ये बार बीजेपी के लिए एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने एक कोई बड़ी बोस्ट करने वाली या बात करने वाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रोल आउट हुआ नहीं है। तो इसीलिए लोग भी गुस्सा है कि इतने 3-4 साल में जो बीजेपी यहाँ पर उन्होंने काम किया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऐसे कोई बात करने वाली चीज ऐसे रोल आउट अनाउंस हुआ नहीं है यहाँ पर। तो तीन सीएम ने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला कर्नाटका पे। कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और केडर और जेडीएस के बीच तनातनी जारी रही। इसका खामियाजा कांग्रेस और जेडीएस दोनों को 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कांग्रेस और जेडीएस से जो विधायक बीजेपी में शिफ्ट कर गए, दल बदलू, जो 17 विधायक थे, उनके कारण भाजपा की सरकार आई। 2019 अगस्त में भाजपा की सरकार आई। येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने। येडियुरप्पा जी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है और एक मास लीडर है। बीजेपी में आज अगर कोई वोट लाने की क्षमता रखता है तो येडियुरप्पा जी है। तो येडियुरप्पा जी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुझे लगता है एक उम्र के कारण, एक एज के कारण येडियुरप्पा जी को हटाने का फैसला दिल्ली हाईकमांड ने लिया।
वो सही था या गलत था, मुझे लगता है चुनाव के नतीजे बता पाएंगे। लेकिन जो स्थिति दिख रही है, ऐसा लगता है कि येडियुरप्पा जी को हटाने का फैसला सही नहीं था बीजेपी हाईकमांड का, क्योंकि बीजेपी हाईकमांड के पास दूसरा और ऐसा कोई चेहरा है नहीं जो वोट ला सकता है मोदी जी के अलावा। इसलिए बसवराज बोम्मई जी को, एक लिंगायत मुख्यमंत्री बीजेपी को चाहिए था, इसलिए सीटी रवि, प्रहलाद जोशी, काफी सारे नाम थे, लेकिन लिंगायत चॉइस के कारण येडियुरप्पा जी को भी खुश रखना था, इसलिए बसवराज बोम्मई जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बसवराज बोम्मई इज अ वेरी मैवरिक पॉलिटिशियन, इज पॉलिटिकली वेरी श्रूड। उनको कर्नाटक की राजनीति काफी अच्छी तरीके से बसवराज बोम्मई राजनीति करते हैं। राजकीय प्रबंधन उनका जो क्षमता है वो भी लाजवाब है, लेकिन क्या वो वोट ला पाएंगे? दैट इज वेरी क्रूशियल। जब आप जननेता जब बनते हो तब आप वोट लाते हो, तभी आप जननेता बनते हो। क्या येडियुरप्पा जी को हटा के जो बोम्मई जी को बनाने का फैसला था वो सही था या गलत था? मुझे लगता है मई 13 को दोपहर तक पता चलेगा। यहाँ तक आते आते हमने पिछले 15 सालों का इतिहास आपको बता दिया। अब भूगोल पर चलते हैं। कर्नाटक का भूगोल 6 हिस्सों में बटा हुआ है। सेंट्रल कर्नाटका, ओल्ड मैसूर, बेंगलुरु, तटीय क्षेत्र जो कोस्टल कर्नाटका जिसको हम कहते हैं, बॉम्बे कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका। ये नाम जो है आखिरी के दो, ये पुराने प्रेसिडेंसीज और राज्यों के ज़माने से आए हैं। जो इलाके आंध्र तेलंगाना से लगते हैं, यानी कि अस्तवार हैदराबाद का हिस्सा थे, उन्हें हैदराबाद कर्नाटका कहते हैं। और जो महाराष्ट्र से लगते हैं, जो पहले बॉम्बे स्टेट में लगते थे, वो बॉम्बे कर्नाटका कहलाते हैं। इन सारे अलग अलग इलाकों में अलग अलग जाति समूहों और समुदायों का वर्चस्व है। आबादी उस तरह से बटी हुई है, उसी तरह से उनकी पॉलिटिक्स भी। एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर है कोस्टल कर्नाटका का। यहाँ उत्तरी कन्नडा, उडुपी और दक्षिणी कन्नडा जिले की 19 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहाँ भाजपा 16 और कांग्रेस 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कोस्टल कर्नाटका का इलाका बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी सांसद और फायरब्रांड नेता अनंत हेगड़े इसी इलाके से आते हैं। यहाँ नाथ संप्रदाय मानने वाले भी अच्छी खासी संख्या में हैं, तो बीजेपी यहाँ योगी आदित्यनाथ को भी प्रचार के लिए बुलाती रहती है। यहाँ की राजनीति में हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा नंबर है ओल्ड मैसूर का। ये कर्नाटक का दक्षिणी इलाका है। इसमें चामराजानगर, रामनगरम, मांड्या, मैसूर, कोलार, तुमकुरू और चिक्कबल्लापुर जिले आते हैं। यहाँ कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में इनमें से 30 जेडीएस को, 20 कांग्रेस को और 15 गई थी बीजेपी को। एक सीट अन्य के खाते में थी। अब ये जो इलाका है, ये वोक्कलिगा समुदाय का गढ़ है, जिसे जेडीएस का परंपरागत वोट माना जाता है। हालांकि इस इलाके में वोक्कलिगा के साथ साथ दलित और कोरवा समुदाय के वोट भी निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी वोक्कलिगा समुदाय से ही आते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार भी इसी समुदाय से आते हैं, जबकि सिद्धारमैया कोरबा समुदाय से हैं। बीजेपी के पास इस इलाके में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं था। पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से पार्टी को काफ़ी उम्मीदें हैं। कृष्णा भी वोक्कलिगा समुदाय से ही आते हैं। तीसरा नंबर है बेंगलुरु का। बेंगलुरु पूरी तरह से शहरी मतदाताओं का इलाका है, एक बड़ा अर्बन एक्सपांस है। यहाँ कर्नाटका के अलावा अलग अलग राज्यों से आकर भी लोग बसे हुए हैं। इसमें बेंगलुरु सिटी, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इलाके आते हैं। कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2018 में बीजेपी को 11 गई, कांग्रेस को 13 और जेडीएस को 2। यहाँ की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से बटी हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा इस इलाके से ही आते हैं, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश गुंडूराव और राज्य में पार्टी का मुस्लिम चेहरा के रहमान खान भी बेंगलुरु से ही हैं। चौथा नंबर है बॉम्बे कर्नाटका का। महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ यह इलाका है। यहाँ बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम, बगलकोट जिलों की 44 विधानसभा सीटें हैं। सीमा विवाद वाला इलाका यही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 26 सीटें मिली, कांग्रेस को 16, जेडीएस को 2। इस इलाके में लिंगायत समुदाय का दबदबा है। बीजेपी की यहाँ मजबूत पकड़ रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इसी क्षेत्र से आते हैं। हालांकि यहाँ उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। 5वां नंबर है हैदराबाद कर्नाटका। हैदराबाद कर्नाटका फिलहाल जो स्टेट है उसके उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश से लगते इलाके को कहा जाता है। यहाँ गुलबर्गा है, बीदर, यादगीर, बेल्लारी और कप्पल जिलों की कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 15 मिली, कांग्रेस को 21, जेडीएस को 5। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी इलाके से आते हैं, जबकि बीजेपी के पास इस इलाके में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है।
एक समय बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे रेड्डी बंधुओं का भी इस इलाके में अच्छा प्रभाव है, हालांकि वो अब बीजेपी से अलग है। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ लिंगायत, ओबीसी, बंजारा और दलित समुदाय की बड़ी आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी इलाके में रैली कर बंजारा और दलित समुदाय के लोगों को जमीन का पट्टा दिया था। अब आते हैं सेंट्रल कर्नाटका पे। सेंट्रल कर्नाटका को भी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस इलाके में चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, शिवमोगा और दावणगेरे जिलों की 27 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 21 मिली, यानी कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। कांग्रेस को 5 मिली। राज्य में बीजेपी के सबसे प्रभावी नेता माने जाने वाले BS येदियुरप्पा इसी इलाके से आते हैं। ये एक्सप्लेन भी करता है कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ कितना बढ़िया रहा, 27 में से 21। यहाँ की राजनीति में लिंगायत समुदाय का प्रभाव है। सेंट्रल कर्नाटका के धार्मिक मठ और उससे जुड़े संतों का यहाँ की सियासत में काफ़ी दखल रहता है, जो लिंगायत मठ हम जिनको कहते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कर्नाटक में कौन कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे। पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। एक ठेकेदार ने पंचायती राज मंत्री पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की, जिसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। इस चिट्ठी में सीधे सीधे कई मंत्रियों पर उंगली उठाई गई थी। कांग्रेस नेताओं ने 40% कमीशन का मुद्दा उठाते हुए खूब प्रदर्शन भी किया और अभी भी ये लगातार बना हुआ है मुद्दा। बिटकॉइन घोटाला, स्कूलों में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आरक्षण का है, जिसने अभी सिर उठाया। कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते कर्नाटका कैबिनेट ने मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 4% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया, बाकी जगह मर्ज किया उसे। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 4% आरक्षण वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय के बीच 2-2% में बांट दिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी को मिलने वाले 17% आरक्षण में आंतरिक आरक्षण यानी इंटरनल रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। उसमें से कुछ कैटेगरीज के लिए थोड़ा % लॉक कर दिया। इस 17% में 29 समुदाय वाले SC लेफ्ट कैटेगरी को 6%, 25 समुदाय वाले SC राइट कैटेगरी को 5.5%, SC टचेबल कैटेगरी को 4.5% और अन्य SC कैटेगरी को 1% आरक्षण की घोषणा हुई। बंजारा समुदाय के लोग SC टचेबल कैटेगरी में आते हैं। समुदाय के लोगों की नाराजगी है कि उन्हें 4.5% में सीमित कर दिया गया। इसे लेकर बंजारा समुदाय के लोगों ने BS येदियुरप्पा के घर और दफ्तर पर पथराव भी किया था। आप पूछेंगे मुस्लिम कहाँ गए? सरकार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को जो EWS का आरक्षण 10% अलग से दिया गया है उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है हिजाब। कर्नाटक में स्कूलों कॉलेजेस में हिजाब पहनने को लेकर 2022 में बहुत बवाल हुआ था। ललन टॉप में आप लगातार देख भी रहे थे। सीन क्या था, छोटा रिकैप में हम आपको समझाते हैं। UDP के कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को क्लास में घुसने नहीं दिया गया। कहा गया कि हिजाब कॉलेज की ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्लासेस के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध हुआ। देखते देखते ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनना सही है या नहीं। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के गया। हाईकोर्ट ने कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सही बताया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट था। दोनों जजेस की राय अलग अलग थी, इसलिए अब ये फैसला एक बड़ी बेंच को जाएगा। शीर्ष अदालत की डिवीजन बेंच में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया एकमत नहीं थे। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना निजी पसंद का मामला है, वहीं जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सही माना। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले को 9 जजों की बेंच के पास भेजने की राय दी थी। चौथा मुद्दा है टीपू सुल्तान। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का सुल्तान टीपू 2018 के चुनाव में भी मुद्दा था, इस बार भी बनाया जा रहा है। शुरुआत हुई थी 2015 में, जब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की घोषणा की। सिद्धारमैया ने कहा कि टीपू सुल्तान सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो सभी वर्गों को अपने साथ लेकर के चलता था। बीजेपी इसके विरोध में उतर गई। बीजेपी का कहना था कि टीपू सुल्तान ने कूर्ग और मंगलुरु के इलाके में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या की और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया। विवाद बढ़ता ही गया। 2016 में टीपू जयंती के विवाद ने हिंसक रूप लिया। कर्नाटका के कूर्ग जिले में हिंसा हुई और इस हिंसा में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2018 के चुनाव के बाद भी पिछले 5 साल में टीपू सुल्तान का मुद्दा रह रहकर उठता रहा। कभी उनके स्वतंत्रता सेनानी होने या न होने का मुद्दा उठा, तो कभी वोक्कलिगा समुदाय के साथ संघर्ष का मुद्दा। लिस्ट में आखिरी नंबर है सीमा विवाद का। ये एक रीजन में भी एक रीजन का विवाद है, पूरे राज्य का मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 6 दशक से सीमा विवाद चल रहा है, जब से स्टेट्स ये बने हैं। सीन क्या है, महाराष्ट्र कर्नाटक के 4 जिलों के गांवों पर अपना दावा करता है। कौन कौन से जिले हैं? विजयपुरा है, बेलगावी है, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा।
814 गांव हैं कुल, जहां मराठी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका भी महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले कन्नड़ भाषी 260 गांवों पर अपना दावा करता है। दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी होती है। महाराष्ट्र की एनसीपी और शिवसेना विवादित क्षेत्र को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए काफ़ी उग्र भी रहे हैं। दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से बयान आते रहते हैं कि एक इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। पिछले 2-3 सालों में भी इसे लेकर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच खूब गहमा गहमी हुई है। बेसिकली होता यह कि जब दोनों स्टेट्स की असेंबली सेशन में होती है तब ये सारी चीज़ें एकदम से सिर उठा लेती हैं। जैसे असेंबली का सेशन खत्म होता है ये मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये 5 मुद्दे हो गए जो पिछले 5 सालों में चर्चा में रहे। ये मुद्दे इन चुनाव में कितने प्रभावी हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण, सीमा विवाद का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की जानकार लोगों से। आप उनकी राय सुन लीजिए। मुझे लगता है इस बार ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं भाई, सिद्धरामैया जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, येडियुरप्पा जी को बनाना है, या येडियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है इसलिए चुनाव में एक रेफरेंडम के रूप में चल रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे द इशूलेस इलेक्शन विल ऑलवेज बी फॉट ऑन कास्ट लाइन्स। तो मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव है वो किस कास्ट किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, किससे दूर हटेंगे, इस पर ज्यादा निर्भर है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शंस देखने मिल रहे हैं। अब आपको तमिलनाडु बाकी जगह एक नरेटिव बेस्ड इलेक्शंस देखने मिलता है कि एक नरेटिव रहता है, पूरे राज्य उस पर वोट करती है। कर्नाटक में ऐसा दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कर्नाटक में एट ए टाइम बेंगलुरु सिटी के 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो अलग तरह से वोट करेंगे। मैसूर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, कितूर कर्नाटका जो मुंबई कर्नाटका है, हैदराबाद कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका है। 6 रीजन 6 अलग फाइट्स ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कर्नाटक एक कारण के लिए कर्नाटक ऐसा वोट करेगा, ऐसा वोट नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। देयर विल बी 6 बैटल्स एट ए टाइम, रीजन वाइज अलग अलग बैटल होंगे। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसाई, वो कास्ट लाइन्स पे ये चुनाव होगा, बारिंग कोस्टल कर्नाटका। कोस्टल में थोड़ा हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहता है, लेकिन बारिंग कोस्टल कर्नाटका जो 21 सीट है, अगर वो छोड़ेंगे तो बाकी सभी सीटों में जातिगत चुनाव होंगे। जाति का रैलिंग पॉइंट जाति होगा, कास्ट होगा, उसके आधार पर ही कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय होगा ऐसे मुझे लगता है। एंटी इनकम्बेंसी इज आल्सो अ फैक्टर अगेंस्ट लोकल एमएलएस। अभी कर्नाटक में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरे बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की लहर है या बीजेपी के तरफ से कोई बहुत प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। दोनों नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्शंस विल बी मोर ऑफ अ लोकलाइज्ड इलेक्शंस। एमएलए काम किया है, काम नहीं किया है, किस जाति को कितना तवज्जो दिया है, नहीं तवज्जो दिया है, किसके साथ रिस्पेक्टफुली बात किया है, नहीं बात किया है, और कितना पैसा खर्च कर रहा है, पैसा कम खर्च कर रहा है, इस पे ज्यादातर चुनाव निर्भर होंगे ऐसे मुझे लगता है। ये चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे जो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कम्युनल इश्यूज ये है। शायद हिजाब का कंट्रोवर्सी हो या टिप्पू सुल्तान का कंट्रोवर्सी हो या ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना हो या 4% मुस्लिम कोटा को हटा के दूसरे कास्ट को देना हो। ये लार्जली एक कम्युनल कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। मगर असली मुद्दे जो है, जो जॉब्स, लैक ऑफ जॉब्स जो है यहाँ पर, जो पॉटहोल्स है, जो बेंगलुरु में जो आईटीबीटी सिटी है यहाँ पर के जो पॉटहोल्स है, जो बहुत सारे लोग जैसे दलित लोग वो बोल रहे हैं कि उनको बेसिक पे पैरिटी नहीं मिल रहा है। ये जो सही के इश्यूज है वो पॉलिटिकल पार्टीज, कोई नेता इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही है। तो रियल इश्यूज अलग ही है, मगर यहाँ पर पोल कैंपेन कोई और ही कम्युनल इश्यूज पे चल रहा है। बॉर्डर इशू तो अभी तो सेटल हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी नेता है और महाराष्ट्र पर भी बीजेपी नेता है, तो इन्होंने कुछ सिचुएशन को अभी के लिए काम उन्होंने किया है। और ये बॉर्डर इशू जो है सॉल्व नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन ना करे। ये बहुत लंबा लीगल बैटल है, तो ये चुनाव के लिए बॉर्डर इशू कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। मगर हाँ, पानी की बात करें या वैसे रोड्स की बात करें
या यहाँ पर फ्लडिंग जो होती है, रोड इतने खराब है, और लेक बेड्स पे जो लेक्स जो है वो पूरे ड्राई अप हो चुके हैं। लेक बेड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर। लेक बेड्स पूरी तरीके से सिर्फ बैंगलोर ही नहीं मगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एरिया पे लेक्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो पानी मतलब गायब ही हो चुका है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। जो असली मुद्दे हैं वो उससे उससे हटकर यहाँ पर जो नेता लोग हैं सिर्फ टिप्पू सुल्तान के ऊपर या हिजाब के ऊपर, या मतलब जो जैसे मैंने कहा कि नेता जो रिजर्वेशन है कौन से कम्युनिटी और कौन से रिलीजन को जाना चाहिए, ऐसी ही बात हो रही है यहाँ पर। लोग यहाँ पर ऑब्वियसली अपसेट है कि असली मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं। एक सवाल लीडरशिप को लेके भी है। कांग्रेस जहां डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को इकट्ठा करने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी येदियुरप्पा और बाकी नेताओं को साथ लाने में जुटी हुई है। नेतृत्व का यह संकट दोनों पार्टियों के लिए कैसे चुनौती है, अब ये समझिए। बहुत अंदरूनी कल है। पहले तो बीजेपी में 2 गुट थे, एक येडियुरप्पा जी का गुट था, एक अनंत कुमार जी का गुट था। अब बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। एक बोम्माई जी का गुट अलग है, बोम्माई मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बोम्माई बहुत साथ में दिखाई देते हैं। एक गुट येडियुरप्पा जी का है जो येडियुरप्पा जी को मानने वाले हैं, येडियुरप्पा जी का गुट है। तीसरा गुट संगठन का गुट है। बीएल संतोष जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, उनकी पकड़ कर्नाटक के संगठन पे है। तो यहाँ के प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कटीलू, ये सब बीएल संतोष जी आरएसएस के बात मानने वाले लोग हैं। तो 3 गुट दिखाई देते हैं। बोम्माई जी और प्रहलाद जोशी जी के पास एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की शक्ति है। येडियुरप्पा जी के पास वोट यहाँ से वहां करने की क्षमता है। संतोष जी के पास संगठन की क्षमता है। तीनों साथ में आएंगे तो कर्नाटक के बीजेपी में कुछ फायदा होगा। तीनों अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे, तीनों में गुटबाजी होगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तनातनी होगी, तो बीजेपी को नुकसान होता है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार 2 गुट निश्चित रूप से है। जो एआईसीसी के अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक को भले भांति जानते हैं। 72 से लगातार वो कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे थे। तो 3 गुट मुझे दिखाई देता है, लेकिन खड़गे जी अब एआईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद वो कर्नाटक के गुटबाजी में उनका हाथ नजर नहीं आता। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच में एक कंपटीशन है। सिद्धरामैया इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। उनके कारण मुझे लगता है लगभग 200 सीटों में वो 15 से 20 हजार वोट को यहाँ से वहां करने की क्षमता रखते हैं। डीके शिवकुमार इज नॉट वेरी पॉपुलर लीडर, लेकिन एक अच्छा संगठक है। दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे ईच अदर, पॉपुलैरिटी और संगठन दोनों साथ में आएंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। अगर कौन मुख्यमंत्री होगा इसके कारण आपके कैंडिडेट को ये हराएंगे, इनके कैंडिडेट को वो हराएंगे, तो कांग्रेस को नुकसान होगा ही होगा। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बार कर्नाटक का दौरा किया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोक भी दिया। एक बार कर्नाटक से ही आने वाले खड़गे प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे पर चुटकी ले चुके हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए कर्नाटक चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, ये जान लीजिए। अब देखिए, मोटा मोटा मैं मानती हूँ कि कर्नाटक उतनी अहमियत रखता है 23 में जितना कि यूपी रखता था। एक टाइम था कि यूपी पर सब कुछ निर्धारित था। इस बार मुझे लगता है कि कर्नाटक वही इम्पोर्टेंट जगह में है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो है कि सदर्न स्टेट है, एक ही सदर्न स्टेट है जहाँ की बीजेपी पावर में है। कल प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से कहा कि बीजेपी ओनली पैन इंडिया पार्टी। अगर कर्नाटक बीजेपी हार जाती है तो वो पैन इंडिया पार्टी नहीं रहेगी, साउथ में कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, और फिर वो वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पार्टी बन के रह जाएगी। अगर इस असम को ईस्ट में छोड़ दीजिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ले लीजिए, लेकिन पैन इंडिया पार्टी नहीं कहलाएगी। और दूसरी चीज तो काफी साफ ही है कि कर्नाटक का चुनाव बाकी चुनावों के लिए टेम्पो सेट करेगा।
आगे तेलंगाना आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, और फिर नेशनल इलेक्शंस होंगे। तो कर्नाटक में जो होगा उससे एक मोमेंटम बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज जो मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या जो प्रधानमंत्री ने कल किया, उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर जो पलटवार किया है कि उन्होंने नेशनल मुद्दों को फिर से इम्पोर्टेंट बना दिया स्टेट इलेक्शन के लिए भी। अभी तक कर्नाटक का चुनाव स्टेट लोकल इश्यूज पे देखा जा रहा था, अब सडनली प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद वो नेशनल इश्यूज हावी होंगे, उनका ये एफर्ट होने जा रहा है। और मैं मानती हूँ जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड का बहुत प्ले आउट किया है कर्नाटक में, हिजाब का इशू उठा, कई और इशू उठे हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक में मंडल का इशू उठने वाला है, रिजर्वेशन का इशू उठने वाला है, अफर्मेटिव एक्शन का इशू है, जो अगर और चीजों को ये गौण कर देता है, और जिस तरह से भाजपा की सरकार ने 2% एससी को ज्यादा दिया, एसटी को रिजर्वेशन दिया, और अब जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द करके वोकलिगा और लिंगायत को दिया है, उससे जो खलबली उथल पुथल हो रही है, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि ये इशू, ओबीसी का इशू, सेंटर में आए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस कर्नाटक के आने वाले चुनावों को यूपी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यूपी एक बहुत ही अलग डायमेंशन का राज्य है। वो आप कर्नाटक जैसे राज्य से आप समझिए लगभग 3 गुनी सीटें लोकसभा भेजता है। तो जो 3 गुना लोकसभा सीटें भेजता है, उस राज्य की बराबरी जो है, और उसके आप ये सदस्य देखिए विधानसभा के, उसके विधानसभा सदस्य भी यार आप रखे तो थोड़े से डबल से थोड़े कम है। तो क्या है कि वो साइज और उसका सिग्निफिकेंस जो होता है वो अलग है। हालांकि ये है कि उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं, तो कर्नाटक भी एक दे चुका है, तो ये एक एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए कर्नाटक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव में जुड़ सकता है। अभी नागालैंड वगैरह तमाम जगह चुनाव हुए, लेकिन वो नैरेटिव का हिस्सा नहीं बने, कोई उन्होंने नैरेटिव खड़ा नहीं किया। लेकिन अगर हम आज का एक पॉलिटिकल नैरेटिव देखें, तो जो कांग्रेस या विपक्ष बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और सरकार जिसको हराने की कोशिश कर रही है और वैसे ही सरकार और बीजेपी का एक नैरेटिव है, ये उन नैरेटिव का एक एक्सटेंशन बन सकता है। यहाँ का जो मैंडेट है, जो यहाँ का वर्डिक्ट आएगा, मैं क्यों कहता हूं कि आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई, तो एक बहुत फेमस बात थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट। अगर आप देखें तो अभी प्रधानमंत्री ने देवनगिरी में एक रैली की थी सैटरडे को, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस वगैरह में भ्रष्टाचार की बात करी, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक जो है वो एक एटीएम की तरह है। तो बीजेपी की इस नैरेटिव में कि करप्शन एक इशू है, उसमें ये इशू आ जाता है कि कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ एक करप्शन का इशू है कि ये गवर्नमेंट 40% के कट की गवर्नमेंट है और एक मैल गवर्नेंस का एक चार्ज लगता है। दूसरा, डबल इंजन की सरकार, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है बीजेपी का कि जब दो केंद्र और राज्य सरकार एक होती है, एक पार्टी की, बीजेपी की, तो उस राज्य में जो सुरफा के पर लग जाते हैं कि वो दौड़ती चली जाती है विकास के रास्ते पे। बीजेपी के लिए ये एक इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। कर्नाटक एक मामूली राज्य नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं यूपी से इसको कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो यूपी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आपको सत्ता में काबिज बनाने की धुरी है, तो कर्नाटक जो है वो बीजेपी के लिए साउथ इंडिया में एक पैर है। वो एक टो होल्ड कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, कि देवड़ी पे पैर रखा हुआ है बीजेपी ने कर्नाटक के जरिए, वरना बाकी पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी की कहीं पैठ नहीं है। तो कर्नाटक के जरिए, जिसे कहेंगे कि बीजेपी का पैन नेशनल कैरेक्टर दिखता है, कि बीजेपी एक पूरे देश की पार्टी है। अगर कर्नाटक ना हो तो लगेगा कि बीजेपी साउथ में बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक में भाजपा की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म होगा।
उससे पहले ही नतीजे भी आ जाएंगे, और जब नतीजे आएंगे तो ये मालूम चलेगा कि कर्नाटक के रास्ते दक्षिण में दाखिल होने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितना काम कर रही है। कर्नाटक से इतर भाजपा तेलंगाना में भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है, बहुत मेहनत कर रही है। रही बात विपक्षी पार्टियों की, तो उनके सामने ये चुनौती है कि क्या वो कर्नाटक जैसे एक साधन संपन्न राज्य को एक बार फिर अपने हाथ से जाने देंगे, क्योंकि इस स्टेट में उतने रिसोर्सेज हैं जो आप बाकी जगह एक्सपांशन के लिए भी खर्च कर सकते हैं, वहाँ आपकी सेहत मजबूत कर सकते हैं। और कर्नाटक की आम जनता, उसके मुद्दे तो कब के टीपू सुल्तान, सीमा विवाद और हिजाब के शोर में खो ही चुके हैं। इस बार जितनी बात होगी सो हो पाएगी। ये था आज का दिल्ली रन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए रन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।